बच्चों हम लोग जो है थर्मोडायनेमिक्स की टर्मिनोलॉजी को देख चुके थे और बेटा अब हम कोर थर्मोडायनेमिक्स की चर्चा आपसे करेंगे। तो उसमें फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ और उसकी स्टेट फंक्शन, एंट्रापी, इंथैल्पी और गिब्स फ्री एनर्जी। इंथैल्पी, एंट्रापी एंड गिब्स फ्री एनर्जी। तो सबसे पहले बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो इट इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। तो इसको हम थर्मल इक्विलिब्रियम लॉ, ये दूसरा नाम इसका दे सकते हैं, लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। तो इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है? इफ टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ थर्ड सिस्टम सेपरेटली, देन फर्स्ट टू सिस्टम्स विल आल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अगर ये फर्स्ट सिस्टम और ये सेकंड सिस्टम सेपरेटली अगर इस थर्ड सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये दोनों भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। यही बात बेटा ऊपर लिखी गई है। ये ला ये बताता है कि हीट का जो फ्लो होगा, फ्लो ऑफ हीट जो है वो हॉट रिजर्वॉयर से कोल्ड रिजर्वॉयर की तरफ होगा। और अगर हम इसके मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये जो है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोथ लॉ, तो T इज इक्वल टू 1/A ln Q। तो T क्या है बेटा? यहाँ पर टेम्परेचर है, Q एनर्जी क्वालिटी है, A जो है टेम्परेचर स्केल सेंसिटिविटी है और ये ln नेचुरल लॉगरिथम है ना। ln क्या है? नेचुरल लॉगरिथम है। ln हमने आपको अपने पहले वीडियोज में पढ़ाया हुआ है, वहां पर जा करके देख सकते हैं आप। ये नेचुरल लॉगरिथम है, नेचुरल लॉगरिथम है। तो ln नेचुरल लॉगरिथम है, ठीक है बेटा। अब फर्स्ट लॉ जो है ये बहुत ही फंडामेंटल लॉ है, क्योंकि ये फर्स्ट लॉ प्रपोज कर दिया गया था, उसके बाद इस लॉ को प्रपोज किया गया, इसलिए इसका नाम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पड़ा, ठीक है बेटा। तो इसकी जो लिमिटेशन है, लिमिटेशन ये है कि ये थर्मोडायनेमिक्स की जो प्राइम ऑब्जेक्ट उसका थर्मोडायनेमिक्स का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है टू एक्सप्लेन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ एनी प्रोसेस, देखिए उसके विषय में यहाँ कोई बात नहीं की गई है। और हीट का जो फ्लो होता है ना, तो लिमिटेशन में ये बात लिखी जा सकती है कि जो हीट का फ्लो होता है वो हॉट रिजर्वॉयर से कोल्ड रिजर्वॉयर की तरफ तो होगा, लेकिन उसमें इन्वायरमेंटल इशू और फ्रिक्शन ये सब भी उसमें मैटर करेंगे। तो ये इसकी लिमिटेशन हो सकती है, राइट। तो आइए हम लोग जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे, जिसमें इसकी लिमिटेशन, जो जीरोथ लॉ की लिमिटेशन है, जो थर्मोडायनेमिक्स का ऑब्जेक्टिव है, तो उसके लिए कुछ और बातें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में की गई हैं, राइट। तो इसे हम मिटा देते हैं। तो जीरोथ लॉ की लिमिटेशन जो है, लिमिटेशन को हम लिख सकते हैं कुछ पॉइंट में। तो जीरोथ लॉ की क्या लिमिटेशन है ना। जैसे हमने जो है ये डिफाइन कर दिया कि हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ हीट का फ्लो होगा। लिमिटेशन जो है ये हमने क्या कर दिया है, डिफाइन कर दिया है कि ये अगर हॉट ऑब्जेक्ट है, हॉट ऑब्जेक्ट से हीट का फ्लो ऑफ हीट ये कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ होगा, कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ होगा, है ना। हॉट ऑब्जेक्ट से
कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ होगा। लेकिन जब ये हीट फ्लो हो रही होती है तो इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर है ना, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इन्फ्लुएंस डालेंगे। उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं है। इसमें फ्रिक्शन या मीन्स यू कैन से कि ये आइडियल है और सिंपली केवल एक बात ये कह पाता है कि हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ हीट का फ्लो होगा। इन्वायरमेंटल फैक्टर और फ्रिक्शन, इन चीज़ों का कोई भी इन चीज़ों की कोई चर्चा नहीं की गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इसकी लिमिटेशन है, राइट। और नो डिस्कशन, इन चीज़ों का कोई डिस्कशन नहीं है, नो डिस्कशन है ना। तो इन चीज़ों का कोई डिस्कशन नहीं है। और ये हॉट ऑब्जेक्ट से फ्लो, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ हीट फ्लो होती है, लेकिन कोल्ड से हॉट ऑब्जेक्ट की तरफ हीट फ्लो क्यों नहीं होती, इसकी भी कोई चर्चा नहीं है। तो हम इसकी ये भी लिमिटेशन बता सकते हैं कि कोल्ड ऑब्जेक्ट से, कोल्ड रिजर्वॉयर से, कोल्ड रिजर्वॉयर से हॉट रिजर्वॉयर की तरफ हीट का फ्लो क्यों नहीं होता। कोल्ड रिजर्वॉयर से हॉट रिजर्वॉयर की तरफ, हॉट रिजर्वॉयर की तरफ हीट फ्लो क्यों नहीं होती। फ्लो ऑफ हीट, फ्लो ऑफ हीट क्यों नहीं होती, है ना। फ्लो ऑफ हीट क्यों नहीं होती, इसकी भी कोई चर्चा नहीं की गई है। तो कुल मिलाकर के ये थर्मोडायनेमिक्स के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं कर पाता, है ना। तो दिस लॉ डज नॉट फुलफिल द ऑब्जेक्टिव, अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ thermodynamics. This law does not fulfill, this law does not fulfill the other objective of thermodynamics, the other objective of thermodynamics, other objective of थर्मोडायनेमिक्स, है ना। तो ये अदर ऑब्जेक्टिव, जैसे स्पॉन्टेनिटी की कोई डिस्कशन नहीं है। फॉर एग्जांपल जो मेन ऑब्जेक्टिव है टू एक्सप्लेन स्पॉन्टेनिटी, इसकी कोई चर्चा नहीं है ना, इसका कोई डिस्कशन नहीं है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हो सकते हैं। अब जो थर्मोडायनेमिक्स का ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करने के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिया गया। तो आइए हम लोग जो है डिस्कस करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। इट मीन्स यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स की कुछ ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करेगा, कुछ उद्देश्यों को पूरा करेगा। तो हेडिंग आप ले लें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हम इसके विषय में कुछ पॉइंट आपको समझाते हैं। जैसे कि ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इट इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इट इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। तो एक नाम इसका और है, जैसे जीरोथ लॉ का नाम था।
दूसरा पॉइंट हम इसे डिफाइन कैसे किया जा सकता है थ्योरेटिकली कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, कैन neither be created nor be destroyed, nor be destroyed. It can be converted only, it can be converted from one form to another form. It can be converted from one form to another form. इसी बात को कुछ और शब्दों में भी डिफाइन किया गया, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कैसे डिफाइन किया गया। एक स्टेटमेंट ये भी दिया गया कि सम ऑफ एनर्जी एंड मास ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। तो हम ये भी स्टेटमेंट दे सकते हैं, सम ऑफ एनर्जी एंड मास ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, अब एक सेंटेंस ये भी कहा गया यही चीज आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, सम ऑफ एनर्जी एंड मास ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। सम ऑफ एनर्जी एंड मास ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, है ना। इस प्रकार से अलग अलग सेंटेंस में थर्मोडायनेमिक्स के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए अलग अलग सेंटेंस में इस प्रकार से लॉ को डिफाइन किया गया। तो हम लोग जो है मैथमेटिकल डिफिनीशन देखेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैथमेटिकल डिफिनीशन, राइट। तो आइए हम लोग मैथमेटिकल डिफिनीशन और फिर इसका एप्लीकेशन समझते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो मैथमेटिकल डिफिनीशन है ना, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आइए हम समझते हैं। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बार बार यूज करने के बजाय इसका शॉर्टकट हम यूज करेंगे FLT, है ना। तो अब इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि इसमें जो है हम FLT फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इस चीज को यूज करेंगे समय बचाने के लिए, राइट। तो फिर जैसे एक सिंपल सा आइडिया जो आप खुद भी सोच सकते हैं, जैसे बेटा इस थर्मोडायनेमिक्स के लॉज के रिस्पेक्ट में ये कहा गया है कि इन सभी लॉज का जो एक मैथमेटिकल फार्मूलेशन, जो बैकग्राउंड में एक मैथमेटिकल फार्मूलेशन किसी लॉ का होता है, वो इसमें से किसी लॉ के लिए भी नहीं है। ये एक्सपीरियंस पर बेस्ड लॉ है, लेकिन किसी भी केमिस्ट्री या फिजिक्स का कोई अदर प्रिंसिपल इस लॉ का वायोलेशन नहीं कर सकता। तो इसीलिए ये लॉ इतने इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए, राइट। तो जैसे इसको सिंपली आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर ये एक सिस्टम है, और इसको अगर हम Q हीट देते हैं, अगर इसको हमने Q हीट सप्लाई किया, तो इस हीट को ये दो प्रकार से खर्च करेगा।
या तो ये वर्क कर देगा, या तो ये काम करने में खर्च करेगा, और या तो ये इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा। तो अगर हम किसी भी सिस्टम को हम ऐसा लिख भी सकते हैं, इफ वी सप्लाई क्यू हीट टू एनी सिस्टम देन दिस सिस्टम विल यूज दिस obtained heat in two ways, in doing work first, and second one is either it will increase its internal energy, है ना। तो यहाँ से जो है हम इसका फॉर्मुलेशन कर सकते हैं, है ना। तो इफ वी सप्लाई Q heat to any system, then this obtained heat, then system will use this obtained heat in two ways, ये दो प्रकार से यूज करेगा, in two ways। नंबर वन, it can increase internal energy, it can means system can increase, है ना, system can increase इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी इसकी बढ़ सकती है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी या तो बढ़ जाएगी, और या तो हम कह सकते हैं कि इस ऑब्टेन्ड हीट को वो कार्य करने में खर्च करेगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर इसको मैथमेटिकली हम बहुत सिंपल सा दिख रहा है कि ये Q इन दोनों के सम के इक्वल होगा, राइट। तो यू कैन से कि Q विल इक्वल टू डेल्टा U प्लस, अब अगर सिस्टम वर्क करेगा तो W को हम माइनस साइन से लिखेंगे। अगर सिस्टम इफ वी सप्लाई Q heat to any system then system will use this obtained heat in two ways, either it may be increase the internal energy or it will do work, है ना, या कार्य करेगा। तो यहाँ से हम डेल्टा U, हमें ये समझना होगा कि डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, लेकिन यहाँ जो वर्क है वो वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम। तो इसीलिए जो है यहाँ पर वर्क को नेगेटिव साइन से लिया गया है। तो अब इसके एप्लीकेशन हैं, तो आइए हम लोग इसके एप्लीकेशन पर चर्चा करते हैं और फिर इसकी हम लिमिटेशन देखेंगे, है ना। तो बहुत सिंपल सा इसका फार्मूलेशन है और फिर इस पर छोटे मोटे क्वेश्चन भी, जैसे अब मान लो एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन यहाँ आपको मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये सिस्टम है ना, मान लो ये कोई एक सिस्टम है और इस सिस्टम को अगर हम Q हीट सप्लाई करते हैं और इस सिस्टम पर इन्वायरमेंट वर्क करता है W, है ना। इस सिस्टम को हम Q हीट भी सप्लाई करते हैं और यहाँ पर जो वर्क है वो डन बाय इन्वायरमेंट, डन बाय इन्वायरमेंट काम करता है। तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा यानी डेल्टा U, ये जो है Q प्लस W के इक्वल होगा। इसके अपोजिट भी मान लेते हैं कि आप यहाँ देख लें, मान लीजिए कि ये कोई एक सिस्टम है और इसको हमने Q हीट सप्लाई किया
और इस सिस्टम ने वर्क किया, यहाँ W है ना, इस सिस्टम ने वर्क किया W। तो फिर ये चीज हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि दिस Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस माइनस W, क्योंकि वर्क जो है किसने किया। यहाँ पर आप न्यूमेरिकल वैल्यू भी लिख करके जो है ये बहुत छोटे मोटे क्वेश्चन हैं, तो यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू भी दी जा सकती है। न्यूमेरिकल वैल्यू हम इसलिए नहीं रख रहे हैं कि आप इन चीज़ों से समझ गए होंगे, इतने सिंपल क्वेश्चन कभी भी जल्दी पूछे नहीं जाते हैं। तो साइन कन्वेंशन को हम यहाँ ध्यान में रखेंगे और इसके एप्लीकेशन को आइए हम देखते हैं, है ना। तो पहले तो जो है फर्स्ट एप्लीकेशन ये है कि देखिए हमने जो है इंटरनल एनर्जी को डिस्कस करते समय ये आपसे चर्चा किया है कि इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू को कैलकुलेट करना संभव नहीं है। तो अगर हमें एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं मिल पाई, मान लीजिए इनिशियल और फाइनल वैल्यू को हम कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उसके इंटरनल एनर्जी चेंज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। जैसे एप्लीकेशन, अब हम इसमें एप्लीकेशन पर बात करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ FELT है ना, एप्लीकेशन ऑफ FELT। तो एप्लीकेशन में जो ए पॉइंट है, तो जैसे इसको आप समझ लें, लैंग्वेज में आप स्वयं भी लिख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये कोई सिस्टम है, अभी इसकी इंटरनल हीट जो हमें नहीं पता है, लेकिन हम मान लेते हैं कि ये UI है, और हमने थोड़ी देर बाद इसको Q हीट सप्लाई कर दिया, तो निश्चित रूप से इस सिस्टम, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई होगी। मान लेते हैं कि यू फाइनल है, तो चूंकि हम इसको भी नहीं कैलकुलेट कर सकते, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को, इसकी एब्सोल्यूट जो वैल्यू है इसको कैलकुलेट ही नहीं किया जा सकता, और यहाँ भी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को नहीं कैलकुलेट किया जा सकता, एब्सोल्यूट वैल्यू को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। तो फिर अगर इसे नहीं कैलकुलेट कर सकते हम, तो डेल्टा U को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो फाइनल माइनस इनिशियल, हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसका मतलब इसका भी कैलकुलेशन संभव नहीं है। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन यही है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करके आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस चीज को यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी कैन कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज। तो बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स FELT, by using FELT, by using FELT we can calculate the value of delta E, the value of डेल्टा U, इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक एप्लीकेशन हो गया। दूसरा एप्लीकेशन जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस हैं, राइट, तो उस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस में भी हम इसका यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे बी इन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में हम आइए FELT को यूज करते हैं। इन आइसोथर्मल प्रोसेस में हम अब देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस का क्या सेंस हुआ। आइसोथर्मल प्रोसेस मींस यहां पर डेल्टा टी क्या होगा, इसमें डेल्टा टी क्या होगा, 0 होगा।
डेल्टा टी इज 0। और इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर चेंज पर, टेम्परेचर पर। तो अगर डेल्टा टी 0 हो जाएगा तो इसका सेंस ये हुआ कि डेल्टा यू भी 0 हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर एफ एल टी को अप्लाई करते हैं, एफ एल टी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अगर अप्लाई करते हैं तो हमें क्या पता है कि Q इज इक्वल टू व्हाट? Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस माइनस डब्ल्यू, है ना। तो अगर ये चीज 0 हो गई तो Q इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस डब्ल्यू। तो यहां पर ये क्या सेंस है इसका? तो Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू मीन्स अगर कोई आइसोथर्मल प्रोसेस है तो उसमें जितनी हीट बाहर से सिस्टम को प्रोवाइड की जाएगी वो सिस्टम के द्वारा कार्य करने में खर्च होगी, है ना। सिस्टम विल यूज दिस obtained heat in doing work in isothermal process, in isothermal process, in isothermal process, system will use, system will use obtained heat in doing work, in doing work। तो ये केवल वर्क करने में यूज करेगा। तो ये एक कंक्लूजन आइसोथर्मल प्रोसेस में एफएलटी के द्वारा आपको मिला। इन आइसोथर्मल प्रोसेस सिस्टम विल यूज ऑब्टेन्ड हीट इन डूइंग वर्क। तो हमने दूसरा एप्लीकेशन देख लिया। अब इस प्रकार से हम आइसोकोरिक प्रोसेस में भी देख सकते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा? तो ए बी सी। आइसोकोरिक प्रोसेस में हम एफएलटी को अप्लाई करते हैं। तो इन आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस मीन्स क्या है? यहां पर डेल्टा वी जो है क्या होगा? 0 होगा। अगर डेल्टा वी 0 होगा तो इट मीन्स व्हाट? पी डेल्टा वी, इट मीन्स व्हाट? ये पी डेल्टा वी भी क्या होगा? 0 होगा एंड दिस विल इक्वल टू डब्ल्यू। अब यहां पर एफएलटी अगर आप अप्लाई करते हो एफएलटी तो फिर क्या होगा? Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस माइनस डब्ल्यू। तो यहां पर डेल्टा यू 0 हो गया, है ना। डेल्टा ये वर्क 0 हो जाएगा तो Q विल इक्वल टू डेल्टा यू प्लस 0, क्योंकि वर्क 0 हो गया, क्योंकि प्रोसेस है आइसोकोरिक जिसमें वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलेगा कि Q इज इक्वल टू डेल्टा यू। तो अगर कोई प्रोसेस आइसोकोरिक टाइप का है तो उसमें जो भी हीट सिस्टम प्राप्त करेगा उसको वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में ही खर्च करेगा, है ना। तो ऑब्टेन्ड, इसका कंक्लूजन क्या लिखा जा सकता है? ऑब्टेन्ड हीट will use in increasing energy, obtained heat will be used in increasing internal energy of the system, increasing internal energy of the system। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में जो भी हीट हम सप्लाई करेंगे तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को ही वो बढ़ा पाएगा, है ना। तो हम लोग जो है आइसोकोरिक प्रोसेस में देख लिया। आइए हम चेक करते हैं कि
एडियाबैटिक प्रोसेस में हम FLT को अप्लाई करते हैं। तो डी ये नेक्स्ट एप्लीकेशन है इन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में देखिए क्या होता है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस मीन्स क्या है कि क्यू एक्सचेंज ये जो है जीरो हो जाएगा। अब अगर क्यू एक्सचेंज जीरो हो जाएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस मीन्स क्यू एक्सचेंज इज जीरो, तो अगर इसमें हम FLT अप्लाई करते हैं तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस माइनस W। तो यहाँ से अगर ये जीरो हो गया तो इसका सेंस क्या हुआ, डेल्टा U प्लस माइनस W। तो यहाँ से W इज इक्वल टू डेल्टा U। मीन्स एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर सिस्टम वर्क करेगा तो वो इंटरनल एनर्जी को ही कम करेगा, राइट। तो इन एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क होगा तो सिस्टम उसमें इंटरनल एनर्जी को यूज करेगा। सिस्टम विल यूज इट्स इंटरनल एनर्जी इन डूइंग वर्क। सिस्टम will use its internal energy in doing work देखिए सिंपली ऐसा सोच सकते हैं आप कि मान लो कोई सिस्टम है, यहाँ मान लिया कि ये कोई सिस्टम है और अब हीट एक्सचेंज हो ही नहीं रही है, तो ये सिस्टम अगर वर्क करेगा तो इसकी एनर्जी कहाँ से आएगी, इसी से आएगी। अगर इसकी एनर्जी इसी सिस्टम से ही आ रही है तो इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, घटेगी, है ना। तभी उसमें जो इंटरनल एनर्जी का चेंज आएगा वही वर्क के इक्विवेलेंट होगा, है ना, क्योंकि हीट एक्सचेंज हो नहीं रही है। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन ABCD साइक्लिक प्रोसेस। अगर साइक्लिक प्रोसेस आपके पास है ABCD साइक्लिक प्रोसेस में देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनेगी। तो साइक्लिक प्रोसेस में भी डेल्टा U जीरो होगा। साइक्लिक प्रोसेस में आप FLT को अप्लाई करें। साइक्लिक प्रोसेस मीन्स डेल्टा U जीरो। यहाँ पर कई चीजें जीरो होती हैं लेकिन अभी जरूरत है केवल डेल्टा U की, तो हम उसे यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो FLT है ये क्या होगा, इसको अगर हम अप्लाई करते हैं तो Q इज इक्वल टू क्या, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस माइनस W। तो इसका क्या सेंस हुआ, अगर ये जीरो हो जाएगा तो Q इज इक्वल टू जीरो प्लस माइनस W। तो इस साइक्लिक प्रोसेस में भी जो हीट सप्लाई की जाएगी वो सिस्टम के द्वारा केवल वर्क को करने में ही खर्च होगी, राइट। दिस विल इक्वल टू W माइनस W। इट मीन्स वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू obtained हीट। वर्क डन बाय द सिस्टम, इसका कंक्लूजन आप क्या लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम इन साइक्लिक प्रोसेस is equal to obtained heat, ये जो भी हीट उस सिस्टम को सप्लाई किया जाएगा उसमें ये वर्क करेगा, है ना, सिस्टम वर्क करेगा उसी हीट से। तो अगर हम आइसोबारिक प्रोसेस में चेक करें तो आइए हम लोग जो है इसका जो लास्ट एप्लीकेशन आइसोबारिक प्रोसेस में चेक करते हैं, है ना। आइसोबारिक प्रोसेस, मुझे लग रहा है कि मैं कुछ जल्दी मिटा दिया। ओके, तो
आइसोबारिक प्रोसेस ABCDEF आइसोबारिक प्रोसेस में हम चेक करते हैं। तो आइसोबारिक प्रोसेस में अगर हम एफएलटी को अप्लाई करते हैं ABCDEF, यहाँ एप्लीकेशन को चेक करते हैं। आइसोबारिक प्रोसेस मीन्स यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है तो हम यहाँ पर एफएलटी अप्लाई करते हैं। प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हम लोग अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू, अब ये हीट जो सप्लाई की जा रही है एट कांस्टेंट प्रेशर, तो QP हम ऐसा बोल सकते हैं, QP इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस, अब अगर माइनस साइन लगाएं तो वर्क डन बाय द सिस्टम P डेल्टा V। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम है ये, है ना। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, दिस विल इक्वल टू व्हाट, तो इसको हम लिख सकते हैं, इस डेल्टा यू को लिख सकते हैं हम फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी, है ना। और यहाँ पर ये प्लस साइन और माइनस साइन, तो ये दोनों यहाँ पर प्लस लगा लेंगे और ब्रैकेट में माइनस P विद इन ब्रैकेट B2 माइनस B1 फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम BF माइनस BI, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये अगर हम साइन को ओपन कर दें तो ये हो गया आपका UF और ये क्या हो गया माइनस UI, UF माइनस UI, और यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस साइन, यहाँ पर प्लस ये माइनस को हम यूज कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में माइनस P फाइनल वॉल्यूम और दूसरे में भी माइनस ही यूज होगा, है ना। तो माइनस यहाँ पर यू कैन से, यहाँ पर भी वर्क डन बाय द सिस्टम है PV एनर्जी, माइनस को अगर हम ना भी यूज करें तो यहाँ से हम ये डायरेक्ट ये चीज़ लिख सकते हैं। इतना कॉम्प्लिकेटेड करने से मुझे लग रहा है कि आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको, इस चीज़ को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि UF प्लस PBF माइनस UI प्लस PB फाइनल, है ना, इनिशियल वॉल्यूम। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं HF फाइनल एंथैल्पी और इस चीज़ को लिख सकते हैं इनिशियल एंथैल्पी। ये सिंपली आप समझ सकते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा H, इट मीन्स QP इज इक्वल टू डेल्टा H। यहाँ से एक रिलेशन भी आपको मिल गया, राइट। तो ये कुछ एप्लीकेशन हैं किसके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। और लिमिटेशन की अगर हम बात करें यहाँ पर, चलिए लिमिटेशन देखते हैं। लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लिमिटेशन ऑफ FLT, है ना।
तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशन हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या नहीं कर पाया है ना। तो पहली चीज तो ये स्पॉन्टेनिटी के विषय में कोई बात नहीं करता है ना। तो देयर इज नो डिस्कशन अबाउट स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस है ना। फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस का कोई डिस्कशन नहीं है। नो डिस्कशन अबाउट स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस। तो इसका कोई डिस्कशन नहीं है। नो डिस्कशन ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस। नो डिस्कशन ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ एनी प्रोसेस। इसका भी कोई डिस्कशन नहीं है। फिजिबिलिटी ऑफ एनी प्रोसेस। तो इस प्रकार से ये भी नहीं बता पाता कि हॉट रिजर्वायर की तरफ हीट फ्लो क्यों नहीं होती है ना। कोल्ड रिजर्वायर से, कोल्ड स्पॉट से हॉट स्पॉट की तरफ हीट फ्लो क्यों नहीं होती, इसका भी कोई डिस्कशन नहीं है। कोल्ड स्पॉट से हॉट स्पॉट की तरफ हीट फ्लो क्यों नहीं होती, तो इसका भी कोई डिस्कशन नहीं है। कोल्ड स्पॉट से हॉट स्पॉट की तरफ हीट फ्लो क्यों नहीं होती, हॉट स्पॉट की तरफ हीट का फ्लो क्यों नहीं है, इस चीज को भी यहां डिस्कस नहीं किया जा रहा है ना। तो ये इसके लिमिटेशन हैं। तो इसी लिमिटेशन को दूर करने के लिए यहाँ पर एक नया स्टेट फंक्शन इंट्रोड्यूस किया गया जिसे हम बोलते हैं इंथैल्पी। तो हम लोग जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे इंथैल्पी का, राइट।